दिल्ली यूनिट कभी भी ये नहीं चाहती थी कि हमारा समझौता आम आदमी पार्टी के साथ हो, क्योंकि हमें उनकी एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही है, उनका भ्रष्टाचार दिख रहा है, उनके खोखले वादे दिख रहे हैं। इस बात का मुझे विश्वास है कि लोग इनसे त्रस्त हैं। बीजेपी नेचुरल चॉइस कभी भी नहीं रही। आपने देखा होगा कि विधानसभा के 6 बार वो अभी लगातार हारते हुए दिखे। तो ये बात तो तय है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को तो पसंद करती नहीं। ये व्यक्ति वही है जो अपने बच्चों की कसम खाता था कि मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूँगा। ये वही व्यक्ति है जो कहता था कि मैं लंबी गाड़ी में नहीं चलूँगा, मैं मकान नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज 150 लोग उसी सिक्योरिटी में है। आज शीशमहल बनाने का काम वो करते हैं। कि जब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौते की बात चल रही थी तब तक तो केजरीवाल जी जेल में थे, और जैसे अकेले लड़ने का फैसला हुआ केजरीवाल साहब जेल से भी बाहर आ गए, कैंपेन भी करने चले गए। तो किसको आप बचाना चाह रहे हो, किसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। दिल्ली के सत्ता संग्राम में आज जिस शख्सियत से हम अपने दर्शकों को आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, जिनके कंधों पे एक तो दिल्ली कांग्रेस को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, दूसरा ये भी कि ये खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना कैंपेन भी करना है, दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस बार। ठीक है, मजबूत है कंधे, चिंता नहीं है, और परफॉर्मेंस का ज़रूर एक प्रेशर जो होना चाहिए वो ज़रूर है। लेकिन मुझे खुशी है कि समय रहते हमने जो पहले कैंपेन्स में आप लोग महसूस किया होगा कि इस समय जब हमारी लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, टिकट हमने फाइनल कर दिए, अपना कैंपेन ऑलमोस्ट फाइनल कर दिए हैं। हमारा आउटडोर कैंपेन लगातार चल रहा है, रेडियो कैंपेन हो। कहने का मतलब ये है थोड़ा सा सॉर्टेड हैं, और समय रहते क्योंकि हमने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको जहां अंजाम दिया, वहीं दिल्ली का जब प्यार मिला, कहते हैं ना कि और जोश आता है जब आप काम आपके अनुकूल होता। तो अभी मैंने हाल फिलहाल 70 विधानसभाओं में दिल्ली यात्रा की। लोगों में जोश है, एक उम्मीद है कांग्रेस से, और उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रेशर ज़रूर है। बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। एक तो जैसे ये था ना कि आप अप्रैल में प्रदेश अध्यक्ष बने थे, जिम्मेदारी मिली थी, तुरंत उसके लोकसभा चुनाव था। लेकिन अब ये भी नहीं है ना कि अब 8-9 महीने के आसपास का सेटअप आपने तैयार कर लिया पूरा। निश्चित है, मैं जो ये 8-9 महीने मिले उससे एक नया जोश हमारी पार्टी में भी, हमारे कैडर में भी, ऑर्गेनाइजेशनली हमने जहां काम किया वहीं दिल्ली की हर समस्या के साथ जुड़कर जो हमने लोगों का दिल जीता है, उसका असर है कि आज कहीं ना कहीं लोग बड़ी उम्मीद के साथ पुनः एक बार कांग्रेस की तरफ देखने लगे हैं। एक सवाल ये भी है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि आप 70 विधानसभाओं में घूमे हैं न्याय यात्रा के थ्रू, तो कहीं से आपको ये लग रहा है कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने 2013 और 2015 के चुनाव में, 2013 में आपने समर्थन दिया, सरकार बनवाई इसको आम आदमी पार्टी की, और वो कुछ ऐसा फैसला रहा कांग्रेस का कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत से ही कांग्रेस को बाहर कर दिया। तो जो आप पिछले 8-9 महीने से दिल्ली में घूम रहे हैं, तो उससे कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस रिवाइव कर सकती है लोगों के थ्रू? निश्चित ही, देखिए, जब दिल्ली हो या देश हो, जब जनता कोई फैसला ले लेती है तो सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं। मुझे याद है 2013 में जब किसी ने ये सोचा नहीं था कि आम आदमी पार्टी 28 सीट पर आ जाएगी। कांग्रेस जो 47 पर सरकार चला रही थी 15 साल की, वो मात्र 8 पर आकर सिमट जाएगी। किसी ने ये नहीं सपने में सोचा था कि शीला दीक्षित जी जैसी, वही उस समय भरोसेमंद चेहरा भी था 2013 में। तो ये जो हमेशा जो मैं समझता हूँ कि जो जनता का फैसला है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती। बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ देती है और एक पौधे को बचा कर चलती है। तो आज कहीं ना कहीं वही माहौल आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ था। लोगों ने एक नया ऑप्शन देखा। क्या उस समय भांप नहीं पाए थे क्या कि इतना एंटी? बिल्कुल नहीं, सच्चाई यही है कि हम भांप नहीं पाए।
हम और इस समय उस क्या आहट सर्वे को वगैरह से समझ नहीं पाए। इस समय कुछ सर्वे वगैरह से आपने ये सुनिश्चित किया है कि नहीं इस देखिए, बार जो है? इस बार हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं, कैंपेन अपना लगातार चला रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं समय रहते उनको जमाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही एक कॉन्फिडेंस अलग है और उम्मीद है। जो चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, हम जहां 4% पे आके रुक गए थे, मुझे याद है कि 6 महीने के मेहनत के बाद मैंने 2 महीने पहले सर्वे कराया तो हम एक कंफर्टेबल स्थान पर थे। हाँ, एक झटका ज़रूर लगा जब 2100 का अनाउंसमेंट केजरीवाल जी ने किया, लेकिन जिस तरीके से उनकी खुद की सरकार ने उसको रिफ्यूट किया और जिस तरीके से पंजाब की महिलाएं इनके घर पर आकर इन्होंने महिलाओं ने याद दिलाया कि आपने तो हमसे इसी तरीके का वादा 34 महीने पहले किया था, 3 साल पहले किया था, तो पहले हमारे 1000 रुपये के हिसाब से 34,000 रुपये दे दीजिए। लेकिन उनको मिला क्या? उनको मिले डंडे। तो क्या भरोसा है आपको जो जादुई आंकड़ा है 35 का, वो क्रॉस कर देगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज जैसे 13 में एक बड़ा बदलाव हुआ, आज उसी मुहाने पर आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की जो लोगों ने जिस तरीके से नकार सा दिया है, और कुछ भी हो सकता है। आप 35 की कह रहे हैं, आपको याद होगा 15 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि 67 सीटें, 70 में से 67 सीटें कोई एक पार्टी जीत सकती है। लेकिन दिल्ली की जनता है, तो जब पहुंचाएगी तो कहीं पर भी पहुंचा सकती है। इस बात का मुझे विश्वास है कि लोग इनसे त्रस्त हैं। बीजेपी नेचुरल चॉइस कभी भी नहीं रही। आपने देखा होगा कि विधानसभा के 6 बार वो अभी लगातार हारते हुए दिखे। तो ये बात तो तय है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को तो पसंद करती नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी से भी कहीं ना कहीं उनको नकारने का काम जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया है। और वो उनकी नीतियां रही, वो उनकी कमियां रही, वो उनकी गलतियां रही कि वादे बहुत किए लेकिन डिलीवरी के नाम पर जीरो रहे। एक व्यक्ति जो सपना दिखाता था, एक सिंपल सी कमीज, लंबी कमीज पहन के और टूटी चप्पल में अपने आप को ये दिखाना की कोशिश करता था कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ और मुझे सत्ता का लालच नहीं है। उस व्यक्ति को सत्ता मिलती है और आज 10 साल में वो व्यक्ति शीश महल में बनाने की सोच लेता है। और वो भी उस समय जब कोविड के लिए हर एक व्यक्ति ऑक्सीजन की इंतज़ार कर रहा था, एक एक सांस जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे समय में एक तानाशाही मुझे लगता है कि इस तरीके का फैसला ले सकता है। ये व्यक्ति वही है जो अपने बच्चों की कसम खाता था कि मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूँगा। ये वही व्यक्ति है जो कहता था कि मैं लंबी गाड़ी में नहीं चलूँगा, मैं मकान नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज 150 लोग उसकी सिक्योरिटी में है। आज शीश महल बनाने का काम वो करते हैं, आज लाखों की गाड़ी में वो चलते हैं। तो ये जो एक आपके कथनी और करनी का फर्क जो है, जो लोगों ने उनके अंदर भरोसा जताया था, उस भरोसे को खत्म करने का काम किया है। करप्शन के चार्जेस आप देखिए, वो व्यक्ति जो कहता था कि मैं लोकपाल के ऊपर सरकार गिरा दूं, 11 साल बीत गए, कहाँ है साहब वो लोकपाल? अच्छा, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे, इस बार कांग्रेस ने मजबूती से एंट्री की हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो अगर 2013 वाली कंडीशन बनती है तो क्या उस दौरान आप आम आदमी पार्टी से, क्योंकि नेचुरल चॉइस कांग्रेस की भाजपा नहीं हो सकती जैसा कि आपने कहा भी अभी, तो क्या उस दौरान कुछ इस तरह की बात हो सकती है? नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस की ही नेचुरल चॉइस नहीं, दिल्ली की जनता की भी नेचुरल चॉइस भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसमें मैं ये भी स्पष्ट करता हूँ कि गलती एक बार 2 बार हो जाती है। अगर हम बार बार ये गलतियाँ करेंगे कि एक ऐसे डिक्टेटर को कहूँ, एक ऐसे व्यक्ति जिसने जनता का विश्वास खो दिया, उसके साथ अगर बार बार हम खड़े नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी विश्वसनीयता पे भी सवालिया निशान लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम स्पष्ट हैं, किसी प्रकार का कोई समझौता आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं करने जा रहे। क्योंकि आप साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, साथ दूर जाने की बात कर रहे हैं उनसे,
तो ऐसा क्या हुआ था कि 2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने लड़ा? एक चीज़ इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, 8 महीने के भीतर ऐसा क्या हो गया कि जो अच्छाइयाँ उस समय आम आदमी पार्टी में नजर आई थी वो सारी की सारी बुराई में तब्दील हो गई? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 2024 का जो चुनाव था वो देश के संविधान को बचाने का एक चुनाव था। लड़ाई बड़ी थी। ऐसे समय में हम छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए देश के हित में कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि ऐसी लाइक माइंडेड जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो लगातार लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, उन शक्तियों ने आपस में बैठकर ये फैसला किया कि हमारी डिवीजन ऑफ वोट नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर भी मुझे याद है कि मैं उस समय पंजाब का इंचार्ज हुआ करता था। पंजाब के इंचार्ज भी थे, दिल्ली को भी लीड कर रहे थे। दिल्ली को भी हम लीड कर रहे थे। तो ये इंडिया गठबंधन उस समय एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए बना, लेकिन उस समय भी हमने ये फैसला किया पंजाब की यूनिट ने कि हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि मुख्य विपक्षी भूमिका में हम थे। याद कीजिए, हमने 13 में से 7 सीटें जीती। हालांकि वहाँ पर भी इसी तरीके का सरकार 117 में से 92 सीट जीतकर सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी को मात्र 4 से संतोष करना पड़ा। तो यहाँ पर भी दिल्ली यूनिट कभी भी ये नहीं चाहती थी कि हमारा समझौता आम आदमी पार्टी के साथ हो, क्योंकि हमें उनकी एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही है, उनका भ्रष्टाचार दिख रहा है, उनके खोखले वादे दिख रहे हैं। आज दिल्ली जो वातावरण से जूझ रही है, आज वो दिल्ली जो गंदे पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, आज वो दिल्ली जिसको यमुना साफ करने का वादा किया गया था वो परेशान है, आज वो दिल्ली जिसके हर गली और कोने पर शराब की दुकानें तो खुल गई, लेकिन जो राशन की दुकानें थी वो 420 बंद हो गई। तो जो लोकसभा में गठबंधन हुआ, जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि बहुत सारे इशू थे, क्योंकि जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी वो नहीं चाहती थी कि साथ लड़ने का आम आदमी पार्टी के। तो क्या जो ये मानते हैं आप आज इस मुकाम पे कि वो समझौता जो है तो गलत था, और शायद यही वजह रही कि कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल ने कोई एक संयुक्त रैली नहीं की उस दौरान? मैंने कहा कि हम भी आम आदमी पार्टी के साथ नेचुरलाइज नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के नुकसान के ऊपर बना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, लार्जर इंटरेस्ट है। हम पिछले 2 बार से लगातार 0 पर हम आ रहे थे। ऐसी स्थिति में देश को बचाना हमें प्रायोरिटी लगा। हमारी केंद्रीय नेतृत्व को ये ज़्यादा महसूस हुआ। लेकिन जहाँ हमें लगा कि हम इनके साथ नहीं चल सकते, मजबूत मुख्य भूमिका विपक्षी भूमिका में है, वहाँ हमने समझौता नहीं किया। ऐसे ही जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो हमें, क्योंकि मालूम था और कहीं ना कहीं ये लगता था कि भाई अगर हम इंडिविजुअल चुनाव दिल्ली में भी लड़ते तो कुछ सीटें हमारे खाते में आती। ये आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी और उनका जो वादा खिलाफी कहूँ मैं या जनता के साथ धोखा कहूँ, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली की कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा। तो और यही बड़ी बात थी कि हमने चुनाव के तुरंत बाद अपनी गलती भी मानी और साथ के साथ ये भी तय किया कि अब हम जो विधानसभा के रास्ते हैं वो अलग अलग हैं हमारे। और शायद जैसा आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ये कांग्रेस की वोट बैंक पे ही खड़ी हुई है, कांग्रेस का ही वोट जिसने अपनी तरफ डाइवर्ट किया हुआ है। तो इससे ये भी संकेत मिलता है कि अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है दिल्ली में या कहीं भी जहाँ भी आम आदमी पार्टी सामने है उसके, तो वो किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी समझौता नहीं करेगी। निश्चित ही, मैंने यही कहा ना, जहाँ जहाँ हमें लगा कि हम मजबूत हैं, जहाँ जहाँ हमें लगा कि आम आदमी पार्टी को स्पेस देकर हमारा नुकसान होगा, चाहे वो हरियाणा में था, चाहे वो अब पंजाब में था, चाहे वो महाराष्ट्र में था, तो वहाँ हमने कोशिश की है कि हम अपने दम पर ना सिर्फ चुनाव लड़ें बल्कि एक मजबूत, चाहे आज हरियाणा में सरकार भले ही हमारी नहीं बन पाई,
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हमसे वहाँ पे भी रही होंगी, ख़ास तौर पे ओवर कॉन्फिडेंस की बात मैं कहूँ तो इस तरीके की बातें हुई ज़रूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरीके का समझौता अब हाल फिलहाल मुझे दिखता नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कोर इशू क्या है कांग्रेस के, जिसके सहारे वो ये मतदाताओं में भरोसा दिला रही है, दिला पाएगी कि वो कांग्रेस को वोट करें? देखिए, आपको याद होगा कि आज से 2 महीने पहले मैंने 1 महीने भर की न्याय यात्रा जो 70 की 70 विधानसभाओं में पहुंची, वहाँ के गरीबों से, वहाँ के बासिंदों से, वहाँ के स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो रेडी पट्टी वाला भाई था, चाहे वो एक अच्छा छोटा बड़ा व्यापारी था, चाहे रेडी पर चाय की दुकान लगाने वाला था, या नाई की दुकान चलाने वाला था, या झुग्गी में रहने वाला हमारा भाई या बहन थी, या रीसेटलमेंट में गांव में एफ्लुएंट कॉलोनीज में रहने वाले लोग थे। हमने 70 की 70 विधानसभाओं में जाकर लोगों से मिले। लोगों ने जो दुख और दर्द अपना बयां किया, क्योंकि उन्हें आज 11 साल में सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनसे धोखा मिला। क्योंकि इनसे कहा गया था कि आपकी बेरोजगारी कम हो जाएगी, आपकी महंगाई कम हो जाएगी, आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन माफ़ करना, 11 साल में चाहे वो भ्रष्टाचार हो वो लगातार बढ़ा है, महंगाई है वो लगातार बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को पिसा हुआ महसूस करती थी, ठगा हुआ महसूस करती थी। तो हमने ये तय किया कि दिल्ली की जनता की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे वो गरीब आदमी का राशन कार्ड हो, या स्वच्छ जल की बात हो, या वातावरण साफ होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली की जनता के साथ 5 मुख्य गारंटीज के साथ जाने का फैसला भी किया। 5 कर दिए हमने, 5 में किया, 5 कर दिए हैं। और उसमें मैं मुख्यतः बताऊँ करने की कौन कौन सी गारंटी हैं? निश्चित ही देखिए, सबसे पहले, क्योंकि आज दिल्ली की जनता जो है वो महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही थी, ऐसे में महिलाओं को लिए अपनी रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो रखा था। और कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में पहचान देने के लिए हमने तय किया है कि 2500 रुपया हर महीना हम उनके खाते में देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जब हमने महसूस किया कि दिल्ली की आबो हवा ख़राब है, दिल्ली में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, यमुना मैली है, ऐसी स्थिति में हर रोज़ दिल्ली में लोग बीमार पड़ रहे हैं, और क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं हैं नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वो कुछ कमरे बना जरूर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर ना डॉक्टर मिलता है, ना दवाइयाँ मिलती हैं। आज हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि मेरे अपने यहाँ पर जहांगीरपुरी बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। कहने के लिए 200 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की मशीन जैसी बेसिक मशीनें नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर एक साधारण परिवार बीमार पड़ता है तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। जो उसकी दुखद भरी, उसकी संघर्ष वाली जो ज़िंदगी है वो चरमरा के गिरती सी नज़र आती है। तो ऐसी स्थिति में हमने तय किया कि राजस्थान सरकार में जब हमारी सरकार थी, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, तो वहाँ हमने एक योजना शुरू की जिसके तहत सभी लोगों को यूनिवर्सल इंश्योरेंस देने का काम किया, और उसी का रेप्लिकेट, उसी से प्रभावित होकर हमने दिल्ली में भी ये वादा किया है कि 25 लाख रुपए की गारंटी हर एक व्यक्ति जो दिल्ली का बासिंदा है, जो दिल्ली में पैदा होता है और उसके आखिरी सांस तक, और अगर उसको कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, कैशलेस कार्ड उसको दिया जाएगा। 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस के साथ उसकी समस्याओं का, उसकी बीमारियों का निदान हो पाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं युवाओं की बात करूं, तो युवाओं भी जो लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी था कि हम युवाओं को सही रास्ते पर ला सकें। आज हालात ये है कि अगर आप किसी कॉलोनी में जाते हैं तो युवाओं के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। उनको ये वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। आज वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। आज
बेरोजगारी की वजह से वो नशे की तरफ उनका झुकाव हो गया। जिस तरीके से दिल्ली के हर गली और कोने पर शराब की दुकानें खुली हैं, तो निश्चित ही व्यक्ति बहुत जल्दी उस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये तय किया कि कम से कम जिस व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा है, उसका कोई स्किल उसने सीखा है, तो उस स्किल को बेहतर करने के लिए इंटर्नशिप हम उसको दिलाएं किसी भी बड़ी कंपनी में, और उसका वहन जो 8500 रुपये महीना है वो सरकार दिल्ली की वहन करे, ताकि 1 साल के लिए ये योजना रहेगी, ताकि 1 साल के अंदर वो अपनी स्किल्स को बेहतर कर सके, और स्किल्स बेहतर होंगी तो या तो उसी कंपनी में वो एडजस्ट हो जाए, नहीं तो बाहर निकल कर कोई छोटा काम धंधा वो अपना करना चाहे तो हम इजी लोन प्रोवाइड करने का भी काम इस योजना के तहत करेंगे। चौथी योजना, हमने यहाँ क्षेत्र की समस्याओं को, जैसे हमने कहा कि आज महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया था रसोई चलाना, ऐसी स्थिति में हमने तेलंगाना में, आज रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना से आए थे स्पेशली, उन्होंने अपने यहाँ पर 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम शुरू किया उन्होंने। और मुझे याद है यहाँ पर दिल्ली में जब हम छोटे हुआ करते तो चीनी राशन के दुकान से मिला करती थी, तेल मिला करता था, तो वो जो सारी स्कीम थी, हमने ये सोचा है कि महिलाओं को परेशानी ना हो, एक परिवार को परेशानी ना हो, उसका बच्चा भूखा ना सोए, ऐसी स्थिति बनाए। ऐसी स्थिति के लिए जहां हमने ये तय किया कि सरकारी रेट कितना भी हो सिलेंडर का, 500 से ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो सरकार एज ए सब्सिडी वहन करेगी। इसके अलावा हर घर में 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, इसी प्रकार से चाय की पत्ती, तेल और दालें 6 किलो देने का फैसला हमने महिलाओं और ख़ास तौर पे एक परिवार को स्वस्थ रखने के लिए उसका पौष्टिक आहार की जिम्मेदारी का भी फैसला कांग्रेस ने लिया है। और जब यात्रा के दौरान एक और चीज़ जो मुझे बहुत महसूस हुई वो ये थी कि 200 यूनिट कहने के लिए फ्री हैं, लेकिन जैसे ही 201 होता है उसके बाद उसको बहुत डबल बिल पे करना पड़ता है, और 200 यूनिट में आजकल घर में कुछ चल नहीं पाता। लिहाजा हमने उस लिमिट को 200 से 300 ले जाने का फैसला किया है। और ये मैं इसलिए भी समझता हूँ ज़रूरी था कि आज महंगाई और बेरोजगारी के समय में जब हर चीज़ महंगी हो रही है, जब आदमी का लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमने सुनिश्चित किया कि भी हम जो हर परिवार है उसको कम से कम 300 यूनिट फ्री देने का काम करें। तो ये 5 मुख्यतः 5 हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे दिल्ली का हर एक जो रहने वाला है, दिल्ली का नागरिक है, वो सशक्त होगा, चाहे वो उसको इंडिपेंडेंट होगा, वो अपने जीवन को ना सिर्फ स्वस्थ जीवन बना पाएगा, बल्कि माँ को ये चिंता नहीं रहेगी कि बच्चे की देखरेख करने में उसको कोताही नहीं बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी शाम की जो रसोई है वो हमने सुनिश्चित कर दी है, उसको पौष्टिक आहार देने का फैसला हमने किया है। लिहाजा ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। तो मुख्यतः जो 3 सेगमेंट्स हैं, चाहे वो युवा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, वो उन सभी को हमने इन योजनाओं के तहत कैटर करने की कोशिश की है। 5 गारंटियां अनाउंस कर दी हैं आपने, और 5 गारंटियां अनाउंस करने के साथ ही ये भी है कि इसको पब्लिक के बीच भी ले जाना है, उसमें कैंपेनिंग की स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन अभी जैसे कि दिख रहा है कि राहुल गांधी जी की एंट्री एक तो थोड़ा लेट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहले आ गए थे, यहाँ पे 2 रैलियाँ कर चुके हैं। केजरीवाल जी जो है कंटिन्यूसली 2 महीने से लगे हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी यहाँ पे लगी हुई है। एक तो राहुल गांधी जी की एंट्री लेट होने की वजह क्या रही? एक दूसरा कई बार होता है कि राहुल गांधी जी दिल्ली में मूव करते हैं, अकेले मूव करते हैं, उसकी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती। देखिए, वो इलाके विशेष में ही जो मेरा ये मानना है, नहीं, वो इलाके विशेष से ज़्यादा दिल्ली का जो दर्द है
माननीय राहुल गांधी जी पिछले 2 साल से वो दिल्ली के दर्द की जो नब्ज है उसको टटोल रहे हैं। चाहे वो किसी बढ़ई के पास जाने की बात हो, चाहे डीटीसी के कर्मचारियों के पास, ये क्षेत्र विशेष नहीं, सवाल इसलिए ये एक बहुत जो बड़ा मुद्दा दिल्ली का है उसको एड्रेस करने की कोशिश माननीय राहुल गांधी जी उस दर्द के साथ शामिल होकर उस दर्द को मिटाने की कोशिश में लगे हैं। तो जहाँ तक उनके लेट एंट्री की बात है, मैंने कहा 2 साल से लगातार जो यात्रा थी वो भारत जोड़ो यात्रा, वो लगातार दिल्ली में चल रही है। अलग अलग स्थानों पर राहुल गांधी जी पहुँच रहे हैं। जहाँ तक हमारे अन्य साथियों की बात है, अभी आपने देखा कि पिछले 10 दिन में कर्नाटका के डिप्टी सीएम आए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आए, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री आए, हमारे रेवंत रेड्डी जी जो तेलंगाना के सीएम है वो हमारी कैंपेन लॉन्च करने के लिए आए हैं। और इसके साथ साथ आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, लेकिन इससे पहले ही ना सिर्फ हमने टिकटें डिसाइड करी बल्कि राहुल गांधी जी भी जब तक हमारी इलेक्शन का प्रोसेस जो नॉमिनेशन का पूरा भी नहीं हुआ उससे पहले आकर लोगों को बीच में जो कारगुजारियाँ केंद्र सरकार की हैं, जो कारगुजारियाँ आम आदमी पार्टी की है, उसकी पोल खोलने का काम किया है। तो आने वाले समय में निश्चित ही हम और इस तरीके के छोटे बड़े प्रोग्राम, ना सिर्फ राहुल गांधी जी का रैली भी होंगी, अन्य मोड पर भी हम विचार कर रहे हैं। प्रियंका जी भी आएंगी, सोनिया जी देखिए अब बहुत हेल्थ की वजह से ज़्यादा नहीं निकलती, लेकिन निश्चित ही खड़गे साहब रहेंगे, प्रियंका जी रहेंगी, राहुल गांधी जी रहेंगे और आप लगातार उनको अब दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का काम करते हुए देखेंगे। नवनीत जी, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, देवेंद्र जी ने कहा कि राहुल जी जब उस रैली में थे वहाँ पे तो भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी उसी तरह कटघरे में खड़ा किया। हमले में कहीं कोई वो नहीं थी, कमी बेसी नहीं थी, दोनों को पैरेलल एक ही तरह जो रख के तौल रहे थे। शायद ये पहली बार है 2013 में जब से कांग्रेस आम आदमी पार्टी बनी है, इतना तीखा हमला कांग्रेस नेतृत्व ने पहली बार किया है यहाँ पे आम आदमी पार्टी पे। देखिए 2013 के बाद हमारी स्थिति शायद कुछ इस तरीके की रही कि हमारे नेतृत्व ने भी पूरे हार्ट हार्टेडली कैंपेन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या हमारी मैनेजमेंट का पार्ट कहूँ वो हमारी कमियां रही। इस बार हमने जब से हमें मौका मिला है, हमारी ये कोशिश रही है कि हमारा संगठन बेहतर हो, हमारी लीडरशिप के साथ, जनता के साथ, लीडरशिप के साथ हमारा तालमेल बेहतर हो, हमारी कैंपेन्स जो हम चलाना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी हो। जैसे मैंने कहा कि आज हमने एड्रेस करने की कोशिश की है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको हम एड्रेस कर सकें। तो हमने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। आज लीडरशिप का इतना सहयोग हमें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक फुल ऑन कैंपेन में कहूँ, मैं ये आपको कहूँ कि हम पूरी तरीके से, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो, चाहे हमारे कैंपेन की बात हो, चाहे हमारे मैनिफेस्टो की बात हो, चाहे हमारी लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट की बात हो, हमने हर उस फ्रंट को बेहतर करने का काम किया है। हम दिल्ली की जनता को ये स्पष्ट एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस आपके इंतज़ार में है, आपका आशीर्वाद मिलेगा, हम दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी चाहे दिल्ली न्याय यात्रा हो, उससे भी लोगों में बल ही नहीं मिला है, बल्कि हमें भी आत्मविश्वास आया है कि आज दिल्ली कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। देवेंद्र जी, हम लोगों के इंटरव्यू 3 सेगमेंट में होते हैं। पहला तो होता है कि जो पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है वो है, और दूसरा सेगमेंट इससे एकदम अलग होता है कि जो दोनों विपक्षी पार्टी, तो कि आप भी कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं वो लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है दिल्ली में। तो दूसरा जो सेगमेंट होता है उसमें ये होता है कि दूसरी पार्टियां हैं जो आरोप लगा रही कांग्रेस पे। उसमें नवनीत जी, बड़ा आरोप ये है कि भाजपा कहती है कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी की भी टीम है, और आम आदमी पार्टी कहती है कि
कांग्रेस जो है भाजपा की भी टीम है, उसमें 2 कैंडिडेट का स्पेसिफिक नाम लिया जाता है, एक तो संदीप दीक्षित जी का और दूसरा जंगपुरा से। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये तो जनता फैसला करेगी कौन बी टीम है, लेकिन मुझे एक बात का ज़रूर मैं समझ रखता हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की वोट्स का डिवीज़न करना होता है, आम आदमी पार्टी वहाँ पर जाकर क्यों लड़ती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो, और मोर रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में, जहां पर मात्र 1.46% की वोट लेकर वो अपना दम ठोकने के लिए वहां पर पहुंचे। क्या उनको अगर इंडिया गठबंधन की कोई लिहाज था, या आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप अपना दम ठोकते हैं कि हम उनका खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हम उनके साथ मजबूती के साथ उनके अगेंस्ट मजबूत, तो क्या कारण थे कि आपको हरियाणा जाना पड़ा? और क्या कारण थे कि जब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौते की बात चल रही थी तब तक तो केजरीवाल जी जेल में थे, और जैसे अकेले लड़ने का फैसला हुआ केजरीवाल साहब जेल से भी बाहर आ गए, कैंपेन भी करने चले गए। तो किसको आप बचाना चाह रहे हो, किसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये फैसला तो जनता करेगी कि कौन वोट का डिवीजन कर रहा है। तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी भाजपा की टीम है, जैसा कि आप कह रहे हैं? देखिए, निश्चित ही जो व्यक्ति, जो पार्टी आपको राजस्थान में, गोवा में, मैंने अभी सारे गुजरात गिनवाया, हरियाणा में क्या किया उन्होंने, सिर्फ वोट का डिवीजन करने का काम किया है, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो जनता को ये फैसला तो करना पड़ेगा कि उनको वो लोग चाहिए जो हर जगह जा पर कर डिवीजन कर कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने का काम करते हैं। संदीप जी और फराज सूरी जी पे जो जहाँ तक संदीप दीक्षित जी की है, फराज जी की है, मुझे लगता है कि बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे हमारे। वो कैंडिडेट्स हैं जो मजबूती के साथ आज चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को और केजरीवाल को असहज किया है। क्योंकि आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ें, आप ये, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, 3 पार्टियां मैदान में हैं, तो तीनों पार्टियां ताल ठोक रही हैं, तो जो हमारा बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, हमने वो कोशिश की है कि उस बेस्ट को बेस्ट से लड़ाया जाए। और उसी स्ट्रैटेजी के तहत जहाँ केजरीवाल जी के यहाँ पर संदीप को भेजा गया, आतिशी के यहाँ पे अलका जी को भेजा गया, यहाँ पर फराज सूरी को चुनाव लड़ाया गया, तो ये स्ट्रैटेजी के अनुसार, और कहीं ना कहीं हमें वो स्ट्रैटेजी इनको इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित करने में हम कामयाब भी हुए हैं, जिसका असर दूसरी विधानसभाओं में बेहतर पड़ा है। तो ये कहना कि बी टीम है और संदीप जी हैं, आज इस तरीके के अनर्गल बयान आप दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पैसे से लड़ रहे हैं, उनको वहाँ से डायरेक्शन मिलती है। क्या कारण है कि आपका एक मजबूत ओपोनेंट आते ही आपकी स्थिति बिगड़ गई है? आप वहाँ से डर के, उससे कहीं ना कहीं आप इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जी, भाजपा भी आरोप लगाती है कांग्रेस पे कई तरह के। बिल्कुल, मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है जीरो से हीरो कैसे बनेगी? देखिए, मैं जनता के भरोसे हूँ, हमने जनता का हमेशा साथ दिया है, हमने जनता को अपना विश्वास उनका कांग्रेस में जमता है। और मैंने ये इस बात पहले भी इस बार इसलिए कहा कि 13 में जब जनता का विश्वास हमसे हटा तो हम हीरो से ज़ीरो हो गए। आज जब जनता का विश्वास हम में लौट रहा है, तो हम ज़ीरो से हीरो भी होंगे। तो ये जनता है, ये क्या कर दे किसी को नहीं पता। जिस करप्शन के बुनियाद को लेकर जो है आम आदमी पार्टी आई वहाँ, और इन 10 सालों में जो है क्यों उतने अटैकिंग मोड पे आम आदमी पार्टी के करप्शन पे जो है बीजेपी जो बराबर करती है, क्यों नहीं कांग्रेस अटैकिंग मोड पे रहती है? माफ़ कीजिएगा, अगर आज दिल्ली में एक्साइज घोटाला हुआ तो उसको उजागर करने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। आज जब जहाँ पर कोई
हमें लगता है सीएजी की रिपोर्ट के लिए हम लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हम मांग भी कर रहे हैं, हम चिट्ठी भी लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, चाहे जब दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हुई और 50 लोग डूबे तो सबसे पहले सड़कों पर कौन उतरा? और सब उतरे ही नहीं, विरोध में ही नहीं उतरे, हमने दिल्ली की जनता की मदद का भी हाथ आगे बढ़ाया। एक चीज़ और दिखता है, जैसे अभी में ही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी एक ट्रेंड सेट करती है, जैसे कि फ्रीबीज वाला जो है, रेवड़ियाँ बांटने वाला, तो फिर अचानक से जो अपोनेंट जितने पार्टियां हैं वो भी उसी के पैटर्न में, चाहे महिला सम्मान हो, चाहे बिजली सब्सिडी हो, तो क्यों उसी के पैटर्न पे? देखिए, बात पैटर्न की नहीं है, और मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाता हूँ। हम दिल्ली की बात करें तो शीला जी की सरकार में जहाँ डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ जो इस भागदौड़ की उसमें पिछड़ गए थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 56% जो बजट था वो सोशल सिक्योरिटीज़ को लेकर था। हमारे नए हॉस्पिटल्स बनते थे, हमारे नए स्कूल्स बनते थे, हम महिलाओं को, जो बुजुर्गों को और जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको पेंशन देने का काम करते थे, गरीब आदमी को राशन देने का काम करते थे, राशन कार्ड बनते थे। जब ये फैसला किया कि केरोसिन ख़त्म करना है तो फ्री सिलेंडर देने का काम कांग्रेस ने किया। आपको याद होगा जब डीटीसी की बसों में जब ये फैसला लिया गया कि डीजल की बसें बंद करेंगे, सीएनजी की होंगी, तो हमने सब्सिडाइज रेट पर ऑपरेटर्स को बस खरीदने का मौका हमने दिया। तो ये मैं नहीं, इसको क्लियर बहुत ज़रूरी है। आपने ये कहा कि ट्रेंड वो सेट करते हैं, नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं ये भी याद दिलाता हूँ कि शीला जी के समय में ही 100 यूनिट फ्री होती थी और जो 100 से 200 यूनिट होती थी उसमें आधी सब्सिडी होती थी। हम उसको फ्री का नाम नहीं देते थे, हम उसको इक्वालिटी का हिस्सा मानते थे। हमें ये लगता है, और आज भी अगर हम इन महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, हम फ्री नहीं देना चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो उनकी चिंता उस रसोई को कैसे संभालना है उससे हटकर वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे, उसकी पढ़ाई कैसी हो रही है, उसका लालन पोषण कैसे हो रहा है, उसका वो कैसी कंपनी में जा रहा है, कैसे लोगों के साथ उठा बैठ रहा है। तो ये हमारा एक सरकार का फर्ज बनता है। तो ये सारी चीज़ें, ये कह सकते हैं फ्री, ये कह सकते हैं रेवड़िया, लेकिन ये उनका हक है और हम वो हक वापस उनको देने का काम कर रहे हैं। ये जो इंडिया गठबंधन जो बना था तो मुख्य रोल में कांग्रेस पार्टी ही रही थी, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है, जैसे टीएमसी हो गया, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई, तो वो आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रही है जबकि कांग्रेस ही मुख्य लीड जो अखिलेश का आज बयान भी आया है सपा का कि क्योंकि यहाँ लीड जो है आम आदमी पार्टी में रही है, इसलिए हम जो है ऐसा है। देखिए, वैसे तो इंडिया गठबंधन जो है वो नेशनल हमारा एक समझौता था, और लोकसभा के बाद सब इंडिपेंडेंटली जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ पर किसने कितना रोल अदा किया वो अलग बात है। दिल्ली में मैं मानता हूँ कि दिल्ली में सिर्फ 3 पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, उसमें कांग्रेस है, उसमें बीजेपी है, उसमें आम आदमी पार्टी है, और चौथी पार्टी कोई कहीं यहाँ पर, और 70 की 70 सीटें तीनों पार्टियां लड़ रही हैं, तो किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। हाँ, दूर बैठे लोग जिनको दिल्ली की वस्तुस्थिति की जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, वो क्या बयान देते हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता। एक दौर और आया कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े लीडरान थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पिछले वाले अरविंदर सिंह लवली भी, नीरज बसोई, जिनको टिकट भी दिया बीजेपी ने, क्यों अचानक से जो है मतीन अहमद जैसे हैं, ये सारे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर? आम आदमी पार्टी भाजपा दोनों, भाजपा की तरफ। आप आम आदमी पार्टी में जाने वाले मतीन की चर्चा तो करते हैं, लेकिन वहीं से अब्दुल रहमान जो सिटिंग एमएलए हैं, जब वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो आप चर्चा नहीं करते हैं। वहीं से बैठे जो पूर्व एमएलए हैं, जब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तब आप चर्चा नहीं करते हैं। उसकी भी चर्चा आप सीमापुरी से वीर सिंह दीगान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन वहीं पर जो हमारे सिटिंग एमएलए और पूर्व मंत्री इस सरकार में रहे राजेंद्र गौतम, उनकी चर्चा आप भूल जाते हैं। तो मैं देखिए, चर्चा उनकी भी होगी, ये बहुत जरूरी है कि कितना यकीन है सर इस बार जो है तो मेरा जो हो रहा है, कितना यकीन है बीजेपी को कि कितना पार प्लस रहेगा कांग्रेस को? कांग्रेस को
देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, पहले मैं पहले वाली बात पूरी कर लेता हूँ। ये जो सत्ता के, मैं कहूँ कि लोलुप लोग जो थे, पार्टी छोड़ के गए हैं, तो निश्चित ही नए जो हमारे युवा साथी हैं उनको आज चुनाव लड़ने का मौका मिला है। कुछ लोग सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करना जानते, सिर्फ ये गोटियां यहाँ से वहाँ बिठाना जानते हैं, और उन्हीं में से लवली जी हैं। पहले भी आपको याद होगा, पहले भी लवली जी गए थे, दोबारा फिर चले गए हैं। राजकुमार जी पहले गए थे, जिन्होंने मलाई खाई, जिन्होंने मलाई खाने की आदत पड़ गई है और जिनसे संघर्ष खत्म हो चुका है। आज आप हमारे कैंडिडेट देखिए, वो साथी हैं, वो युवा हैं, वो महिलाएं हैं जो संघर्ष में सड़कों पर लगातार रही हैं। आज उनको हमें मौका देने का मौका मिला है। बिल्कुल, जैसे कि विजन तो आप लोगों ने दे दिया, अभी तक किस मुद्दे को लेकर चुनाव पे जाएंगे। अब जो है चेहरे के नाम पे बराबर जो है अपोजिशन जो है कांग्रेस पार्टी को घेर रही कि कैप्टन कौन होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कैप्टन कौन है? अभी तो कैप्टन आम आदमी पार्टी का कैप्टन आप ही हैं। आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है? जो आम आदमी पार्टी का रहे उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल है। क्या केजरीवाल जी जो प्रचार कर रहे हैं, क्या ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं? ये वही केजरीवाल हैं जो अभी जमानत पर बाहर है, जो बेल पर बाहर है। और बेल की कंडीशंस मालूम है क्या है? बेल की कंडीशन स्पष्ट है कि आप मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते, आप कोई भी सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकते। तो क्या इनका जो केस है वो ख़त्म हो गया है? क्या ये बेल की कंडीशंस बदल गई हैं? आप आज भी 62 सीट लेकर सरकार में संजय सिंह बोले हैं तो कि मुख्यमंत्री के लिए प्लेयर बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी तंबू लगा के और मुख्यमंत्री का तो फिर क्यों इस्तीफा दिए? आप जब एक व्यक्ति ये कहता था कि किसी के ऊपर कोई अगर भ्रष्टाचार या कोई आरोप लगा दे, उस व्यक्ति को जब शीला जी सरकार में थी, एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं ये तो करप्ट हैं, ये तो भ्रष्ट हैं, सिर्फ उनके अपने कागजों में वो करप्ट और भ्रष्ट है। एक सेकंड, उस समय वो ये कहते थे कि शीला जी को इस्तीफा देके नीचे आ जाना चाहिए और जब वो इन आरोपों से बरी हो जाएं तब उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या ये वही केजरीवाल हैं जो 4 महीने जेल में रहकर, ये किसी व्यक्ति ने इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, ये दिल्ली की देश की कानून व्यवस्था ने उनके ऊपर केस दर्ज किए थे। उन केस के चलते वो जेल में गए थे और जेल में बैठकर अपनी मैं कहूँ कि सुपरमेसी दिखाने के लिए, अपने जो उनके अंदर एक जो अरिस्टोक्रेट ऑटोक्रेट जो बैठा है उसको उसकी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए 4 महीने आपने वहाँ से जेल से सरकार चलाई। चेहरा तो इसलिए भी हम लोग बात करें चेहरे पे, क्योंकि कांग्रेस के पास इसका जो है एक्सपीरियंस रहा है। शीला जी 3 बार लीड करी हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, तो क्या चेहरा ना होना कहीं से कुछ मतलब ये तो नहीं कि पीछे जाना? किसी भी प्रकार से कोई मुझे इसमें परेशानी नज़र नहीं आती। शीला जी भी जब पहली बार आई थी, याद कीजिए 98 में, तो वो एक प्रदेश की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। चुनाव के बाद हमारे ज़्यादातर जो विधायक थे उनको लगा कि शीला जी एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकती हैं, उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और हमारे यहाँ पर ये परंपरा नहीं रही है कि सिर्फ उस केस में को छोड़ दें कि जहाँ पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो, उसके अलावा हम नॉर्मली कोई भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं घोषित करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारे पास हमारे लीडरशिप में कहीं कमी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं अभी तो जो एलिजिबल है। अभी के बाद जो है आम आदमी पार्टी के पास तो एलिजिबल चेहरा नहीं है और लोगों को धोखा दे रहे हैं। हमारे पास तो बहुत सारे एलिजिबल चेहरे हैं, हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एलिजिबल चेहरे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी है। वो 1 नंबर में कौन आता है? नहीं, 1 और 2 नंबर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हमारे विधायक तय करेंगे, जिस दिन चुनकर आएंगे वो हम सपने नहीं देखते हैं, इस सेगमेंट हम हकीकत में। हाँ, एक मेरा भी एक सवाल है कि अभी तक जो है शीला दीक्षित का रिज्यूम में हम लोगों ने देखा है
इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब दिल्ली का जो भी फ्लाईओवर का जो है जाल है उनके टाइम में बिछा हुआ है, लेकिन अभी उस तरीके से कोई कैंपेन जो है मुझे जो है खासतौर पे नहीं दिख रहा है कांग्रेस का कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यमुना को साफ सफाई को लेके क्या योजनाएं रहेंगी। नहीं, देखिए, हमने सारी चीज़ें इसमें बात में कही हैं। आपको याद होगा कि 2013 में मात्र 37,500 करोड़ का हमारा बजट होता था और नए फ्लाईओवर्स भी बनते थे, मेट्रो भी हर रोज़ नहीं चलती थी, बसें भी हर रोज़ डीटीसी के बेड़े में जुड़ती थी, महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करते थे, गरीब आदमी को अगर राशन कार्ड का कोटा ख़त्म हो गया और हमें लगा कि उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राशन मिलना चाहिए, तो अंशश्री योजना जैसी योजना लाकर उनको भी वो हक देने का काम फ्री में कांग्रेस ने किया। आज 76,000 का करोड़ का बजट है, लेकिन ना मेट्रो आगे बढ़ रही है, ना नए फ्लाईओवर्स बन पा रहे हैं, ना नए स्कूल बन पा रहे हैं, ना नए हॉस्पिटल्स बन पा रहे हैं। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये कहीं ना कहीं जो आरोप इन पर लगे हैं भ्रष्टाचार के, वो भ्रष्टाचार के में कहीं ना कहीं वो पैसा जो दिल्ली के हार्ड अर्न्ड मनी है, एक एक व्यक्ति की, उसमें मेरा हिस्सा भी है, आपका भी हिस्सा, हम भी सब इनकम टैक्स देते हैं, हम हर रोज़ जीएसटी देते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हमने एक स्वच्छ सरकार देने का काम किया और कहीं ना कहीं आज जब हम 5 गारंटीज़ की बात कर रहे हैं तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। ये पैसे इस भ्रष्ट तंत्र से निकाल कर ही ये सारी योजनाएं पूरी की जा सकती हैं। आपने देखा होगा कि अभी सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट आई थी सीएजी की। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट जारी की जाए, टेबल की जाए, ताकि सच का सच और झूठ साबित हो सके। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर कोई ना कोई डील नज़र आती है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री विधानसभा में अगर ये सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं करना चाहते तो एलजी के पास ये अख्तियार थे, क्योंकि हम एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो विंटर सेशन में उसको पेश कर सकते थे। लेकिन ये कौन सी डील है जिसकी वजह से इसमें डील हो रही है? तो ये हमारा सवाल है और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टता में दोनों पार्टी बराबर की हिस्सेदार नजर आती हैं। आगे सवाल लेते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चर्चा में अजय माकन जी की, जो विड्रा कर लिया उन्होंने, उसका जवाब अजय माकन जी देंगे। मुझे लगता है कि उसका दिया है उन्होंने। आज दिया? हम लोग तीसरे सेगमेंट में आते हैं। ये सेगमेंट जो होता है आपकी पर्सनल लाइफ से होगा कि आपने अपनी जर्नी पॉलिटिकल कहाँ से शुरू की, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, क्या क्या चीज़ें हुई, पॉलिटिक्स में आ गए आप, क्या कैसे रहा सफ़र, कैसे? देखिए, ऐसा है, बहुत ही सुखद सफ़र रहा है। हार जीत सब देखी है, संघर्ष किया है, चाहे वो NSUI का कॉलेज टाइम से ही हमारा नाता रहा हो, कॉलेज के प्रेसिडेंट के रूप में काम करने का मौका मिला, कॉलेज से जब युवा कांग्रेस में पहुँचे तो अलग अलग प्रदेश में जाने का मौका मिला और वहाँ से आगे बढ़ते हुए काउंसलर, फिर दोबारा काउंसलर, MLA, दोबारा MLA, लोगों की सेवा करने का काम मिला, सेवा की है। और क्षेत्र क्योंकि पिछड़ा था, उसमें डेवलपमेंट करने का बहुत स्कोप था और उस स्कोप का हमने फ़ायदा भी उठाया। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए, चाहे मेट्रो को अपने गांव तक लेके जाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तक लेके जाना हो, चाहे रेलवे अंडर ब्रिजेस बनवाने हो, चाहे नए कम्युनिटी सेंटर्स बनवाने की बात हो, चाहे नए स्कूल्स बनवाने की बात हो, चाहे पार्क और स्टेडियम बनाने की योजनाएं लागू करने की बात हो। और मैंने कहा अंडर डेवलप्ड एरिया था तो चाहे वहाँ पर सीवेज लाइन की बात हो, पानी की लाइनें डलवाने की बात, अनऑथराइज कॉलोनीज थी, या अपने क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को जिसके सर के ऊपर पक्की छत नहीं थी, उसको छत देने की योजना को ना सिर्फ लागू किया बल्कि उनके लिए 7400 फ्लैट बनाकर तैयार 2015 में कर दिए, जब तक हम विधायक थे। आज 15 के बाद 2 साल बीत गए, एक चाबी किसी को नहीं मिल पाई, तो ये दुख होता है।
लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है कि जहाँ जहाँ जब जब जो भी जिम्मेदारी मिली उसको हमने शिद्दत के साथ निभाया है, उसको हमने काम करने का काम किया है। बहुत मुश्किल समय में दिल्ली की बागडोर मेरे हाथ में आई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। और आज मुझे खुशी है कि हमारे कामों के बदौलत, मेहनत के बदौलत और जो सहयोग मुझे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मिला, आज उसकी बदौलत हम पुनः एक बार लोगों में विश्वास जता पाए हैं और लोग आज बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो जर्नी है, ये बहुत आपने अपने गांव की बात की अभी कि आप गांव से बिलोंग भी करते हैं, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किसान की रही है। दिल्ली का किसान आज कैसा है और गांव कैसे है? देखिए, गांव नाम की अब चीज़ कोई बची नहीं है। ख़ास तौर पे मैं आपको अगर ये बात कहूँ, क्योंकि गांव के साथ अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा धोखा हुआ है तो इसमें कोई मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं आज गांव की जो स्थिति है, उसकी ज़मीनों को औने पौने भाव डीडी द्वारा एक्वायर किया गया और इस एक्विजिशन के खिलाफ ही, क्योंकि औने पौने दाव में लेकर महंगी ज़मीन बेचने का जो धंधा कुछ लोग करते थे, उसको लगाम लगाने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट माननीय राहुल गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व की जो सरकार है उसमें लेकर आए। लेकिन आज उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी डाइल्यूट कर दिया गया है और आज फिर जहां मन मर्जी के अनुसार लैंड एक्वायर की जाती है, किसान को उसका मुआवजा प्रॉपर मिलता नहीं। आज दिल्ली वो मार झेल रहा है कि हरियाणा में ज़मीन एक्वायर की जाती है तो उसको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, अगर दिल्ली में की जाती है तो उसको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। क्या एक विसंगति कांग्रेस सरकार में आएगी तो दूर होगी? तो आप निश्चित ही हम इसके लिए बोल्ड स्टेप लेंगे। आज हालत ये हो गई है कि गांव मात्र स्लम बनकर रह गए हैं। मुझे दुख होता है कि हमारी जो गांव शामलात की ज़मीन होती थी, जो ग्राम सभा जिसको बोलते हैं कि भाई उस जो सभी का जिस पे हक होता था, उन ज़मीनों को डीडीए द्वारा एक्वायर कर लिया गया। क्या हमें हक नहीं कि हमें भी खेल कूद के जो हैं वो फैसिलिटीज़ मिले? क्या हमें हक नहीं कि हर गांव में एक पंचायत घर हो, एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर हो जहाँ पे गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति अपने बच्चों की शादी करा सके, मीटिंग्स कर सके? क्या हमें हक नहीं कि हमें भी हमारी ज़मीन ले ली जाती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी जाती है इंडस्ट्री? तो क्या हमें हक नहीं कि भाई गांव के व्यक्ति को वहाँ पर इंडस्ट्री चलाने का मौका दिया जाए? उसको भी हक हो कि वो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट में अपने प्लॉटों को कन्वर्ट कर सके। हमने ये किया था, हमने कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारे एरियाज़ में ग्राम सभा में हमने जब लाल डोरे में ये परमिशन दी कि भाई अगर हमारे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं तो उसमें हम कमर्शियल एक्टिविटी कर सकें। हमने 300 गज के प्लॉट कई गाँव में देने का काम किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो चंद लोगों तक, जो हम माननीय राहुल गांधी जी भी कहते हैं, उसका बेनिफिट कुछ चंद लोग सिर्फ उठा पा रहे हैं, आम जनता के लिए नहीं। वर्कर भी हैं, बच्चों के लिए कहीं हम पढ़ रहे थे, बच्चों के लिए काम करता है। आपकी संस्था जो है वो बच्चों के लिए काम करती है। देखिए, मुझे खुशी है, वो मेरा पर्सनल एक वो पहलू है जो दुखता भी है, दर्द भी करता है जब किसी भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे को पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता। तो हमारी संस्था ये कोशिश करती है कि उसको कैसे स्कॉलरशिप देकर, उसको सहायता कर कर वो जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसके अंदर कैलिबर है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके। मुझे खुशी है कि मेरे संस्था के द्वारा मदद के बाद बहुत सारे हमारे बच्चे, चाहे वो एम्स में पढ़ पाए, उनकी फ़ीस हमने दी, वो IIT जा सके, वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे कॉलेजेस में पढ़ पाए और आज अपने पैरों पर खड़े हैं। आज वो स्वयं आगे बढ़ के उन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। इतनी व्यस्तता ऐसे पॉलिटिकल सोशल लाइफ की जो व्यस्तता है, परिवार को कितना समय दे पाते हैं? क्योंकि वो भी तो जिम्मेदारी ही है ना। मैं निश्चित ही परिवार इफेक्ट होता है, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है, क्योंकि
जहाँ सामाजिक जिम्मेदारियां का निर्वहन करें, वहाँ पारिवारिक भी जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग परिवार मिला जिसमें मेरे छोटे भाई हैं, मेरी इमीडिएट फैमिली है, मेरी मदर हैं, हम सब जहाँ इकट्ठा रहकर अपना एक अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बांट लेते हैं। बिल्कुल, आज भी मैं तो पूरी तरीके से समर्पित हूँ पॉलिटिकल और सोशल फील्ड में। जो काम देखते हैं छोटे भाई देखते हैं। परिवार में लेकिन मैं हूँ, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है दिल्ली में वो जो फैमिली होती है वो मियाँ बीवी बच्चे या बच्चा नहीं, हमारे फादर ज़रूर 2016 में हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मदर है, हम दो भाई हैं, एक बहन है, उनकी शादी भी यहीं दिल्ली में ही आजकल पोस्टेड हैं, अच्छी पोस्ट पर। वहाँ बहन है, हमारा छोटा भाई है, उसके 3 बच्चे हैं, मेरे हैं, 2 बच्चे हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, काम नहीं चल पाता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो दिल बड़ा हो तो फिर सारी चीज़ें थकान जो है वो कैसे मिटाते हैं? देखिए, मेरा शौक है, पिक्चर देख लेता हूँ, मेरा शौक है बच्चों के साथ खेल लेता हूँ। मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो दौड़ लगाना, अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेल लेना, क्रिकेट खेल लेना, ये अमूमन मैं अक्सर कर लेता हूँ और इनका मौका भी मिल जाता है। तो कभी साइकिल पर चले गए। अब तो हाल फिलहाल तो कई साल से अब तो पिक्चर देखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। कौन सा देखते थे? यंग पीरियड में एक्शन अभी भी है, ऐसा थोड़ा कि हाँ, अभी सब कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं होती थी, लेकिन निश्चित ही जो पिक्चर कुछ सेंस दे सके, जिसमें थ्रिल भी हो, सस्पेंस भी हो और एक मैसेज के साथ एंड होती थी, तो जिसकी स्टोरी मजबूत हो। पसंदीदा किरदार मेल फीमेल? पसंदीदा मैं बताया ना, अब तो कुछ रहा ही नहीं। एक टाइम पे अक्षय कुमार जी अच्छे होते थे, अच्छे लगते थे कि भाई हाँ अक्षय कुमार हैं, और अब नहीं लगते। अभी भी उस व्यक्ति ने अपने आप को मेंटेन किया है। आज भी मैं मानता हूँ कि दिल्ली का लड़का है और दिल्ली के जैसा ही दिल रखते हैं, दिलदार व्यक्ति है, दिलदार हैं व्यक्ति। अदाकारें कोई स्पेसिफिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे समय में श्रीदेवी जी हुआ करती थी, अच्छी अदाकारी थी। हम तो ये सोच रहे थे कि जब इतने देर रुके अदाकारा नहीं पसंद तो आप कहते हैं आप मेरी वाइफ सबसे बड़ी अदाकारा है। नहीं, अदाकारा वो रियल लाइफ हीरो है, क्योंकि वो जहाँ उन्होंने मेरी एब्सेंस में ख़ास तौर पे बच्चों का ध्यान रखा, मेरे परिवार का ख्याल रखा, वो आज अपने जब बच्चे हमारे बड़े हुए, आपको मैं बता दूं मेरे दोनों बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं और अपना अपना काम करते हैं, और जो वाइफ हैं वो भी एक अच्छा स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं। तो नहीं, पॉलिटिक्स में पूरा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता, लेकिन निश्चित ही जब आपकी बात मानते घर में सब मानते हैं और मैं उनकी मानता हूँ घर की जो वो होती है वो 10 बराबर ही होती है। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं उनकी मानता हूँ और वो मेरी मानते हैं, तो इट्स वाइस वर्सा थिंग। बच्चे प्यारे हैं, मदर, भाई, तीनों छोटे बच्चे हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, तो एक अच्छा परिवार भी है। गाना और शायरी कोई गाना गाते हैं? नहीं, कभी गाना कभी नहीं गाए लेकिन हाँ, नहीं, शायरी भी नहीं। हम बहुत बेसिकली स्पोर्ट्स की तरफ झुका हो रहा है। स्पोर्ट्स में तो कैप्टनशिप भी किए होंगे? कैप्टनशिप भी लंबे टाइम तक किए। पहले तो यही होता था कैप्टन ही है, ऐसा तो कि जो फुटबॉल रहेगा
वो कैप्टन, और जो बैट लाएगा वो कैप्टन। तो हमने तो वो दौर भी देखा है। तो लेकिन खुशी होती है, और खुशी तब भी मिलती है अभी वही नेशन फर्स्ट फाउंडेशन जिसके बारे में आपने चर्चा की, जो बच्चों की सपोर्ट करती है। हम उसी नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के तहत, मैं अपने दादाजी क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो चौधरी न्यादर सिंह यादव मेमोरियल रूरल स्पोर्ट्स मीट कराते हैं, जहाँ पर हम इंटर विलेज कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। और ये कंपटीशन ऐसा होता है जिसमें 5-7 गेम्स हम रखते हैं। लगभग 5 से 6 हज़ार अगर मैं बात करूं कि पार्टिसिपेंट्स उसमें हो जाते हैं। तो एक मिनी ओलंपिक्स टाइप हम ऐसा आयोजन भी बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, और मुझे जैसे हमने कहा पढ़ाई में बच्चों को, मुझे खुशी है कि बच्चे इतना पढ़े लिखे और आज पैरों पर खड़े हैं। ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो अलग अलग गेम्स में, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट में बहुत बेहतर नहीं कर पाए, या फुटबॉल हो, उन सब गेम्स में जो ये हमारे से यहाँ से बच्चे ने, कबड्डी में बहुत अच्छा रूरल स्पोर्ट्स करते हैं, तो वो सारी इवेंट्स हम ये बॉक्सिंग में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल खेल गए, इंटरनेशनल खेल गए, उनको उसी इस रूरल स्पोर्ट्स मीट से हमने प्लेटफॉर्म देने का काम ऐसा किया। करते हैं जो हिडन रहता है। मुझे लगता है कि हम लोग जो है देवेंद्र जी से वो सारी बातें कर लिए हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए थी। और वो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने 10 समय में आपने वो निकाला, टाइम निकाला, आपने समय निकाला। निश्चित ही ये समय थोड़ा टाइट था, लेकिन मुझे खुशी हुई आप लोग। रिलैक्स में थोड़ा हुए होंगे। हाँ, बेहतर होता है और पुरानी यादें बात। जैसा कि हमने देवेंद्र जी से बातचीत में देखा कि देवेंद्र जी ने हर सवाल का जवाब दिया है, वो चाहे तीखे सवाल हों, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल हों। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निकम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।